यहाँ पर आज बात होने वाली है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल साहब, जिनसे चर्चा होगी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही डिमांड ट्रेंड कैसा है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर क्या अपडेट है, ये सारा हम चर्चा करेंगे गोयल साहब से। एक बार आपको सबसे पहले लेकिन कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई थी 1986 में। दक्षिण भारत की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी यह है। रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनका बड़ा बिजनेस है। पिछले कुछ सालों में कमर्शियल सेगमेंट में भी इन्होंने अच्छी ग्रोथ देखी है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो जो रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है, कई तरह के जो हैं क्रेडिट सपोर्ट दिए जा रहे हैं, क्रेडिट फ्लो बढ़ाने की बात हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। आप किस तरह से रीड करते हैं गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स को, और आपको लगता है कि आपके सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा यहाँ से आगे? नमस्कार। देखिए, क्रेडिट फ्लो से डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा सेक्टर को, एंड स्पेशली जो छोटे और मीडियम डेवलपर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा और आसान होगा। ऑफ कोर्स जो बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए पहले से बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं वो पैसा दे रहे हैं, तो उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट डेफिनेटली जो मैं कहना चाहता हूं कि जो 50 बेसिस पॉइंट इन्होंने आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, और मतलब विद इन 3 मंथ्स जो है वो 90 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ गया है, तो ये होम लोन के लिए डेफिनेटली एक चिंताजनक बात है। हालांकि हमें लगता है कि डिमांड सस्टेन करेगी, और हमने एक अपना कैलकुलेशन करके देखा कि ये 90% का, अगर 90 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 5% जो है वो ईएमआई को बढ़ा देता है फॉर द कस्टमर। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है और कस्टमर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट आगे जाके ही मार्केट ही बताएगा कि कैसा इम्पैक्ट इसका रेपो रेट इंक्रीज का होगा। लेकिन डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो सारी कंपनीज के लिए इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि काफी लोन जो है वो रेपो रेट से लिंक थे, बिकॉज काफी कंपटीशन था। तो मेरे को लगता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डेवलपर्स के लिए जरूर बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन जो है वो तो चिंताजनक है ही। हालांकि स्टील प्राइसेस पहले से कम हुए हैं जब से 15% एक्सपोर्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो चिंताजनक है। सेकेंडली मेरे को लगता है कि रिटेल लोन जो होम लोन है वो कितने बढ़ेंगे वो देखना है, बिकॉज सारे बैंकों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है रिटेल मार्केट में, और मेरे को लगता है कि उसकी वजह से पूरा रेपो रेट का इंक्रीज का इम्पैक्ट शायद होम लोन रेट पे ना आए। जैसा आपने कहा, बिल्कुल यहाँ इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता है, और आरबीआई के सामने बैलेंस कर पाना ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है। मिस्टर गोयल, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पर अब छूट दी गई है, वो उनकी जो हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है, आपको लगता है इससे रेजिडेंशियल मार्केट जो है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसको मदद मिलेगी, और साथ ही साथ कमर्शियल रियल एस्टेट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही कम लैंड करते हैं, और जनरली रियल एस्टेट प्लेयर्स का जो लोन क्वांटम होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप रिटेल मार्केट में देखें, जैसे कि उन लोग होम लोन रेट दे सकते हैं, तो कंपटीशन और बढ़ेगा, और वो अच्छा है कंज्यूमर्स के लिए, बिकॉज रेट जो फाइट है वो मार्केट में और ज्यादा होगा। तो इट इज ए वेरी वेरी गुड मूव, और डेफिनेटली एक एडिशनल लिक्विडिटी जो है वो रियल एस्टेट प्लेयर्स के पास आती है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स वो भी ऐड हो जाएंगे आपके सारे बैंकों में। तो ये एक अच्छा मूव है। बिल्कुल, आपकी स्पेसिफिक कंपनी की बात करेंगे गोयल साहब। हम देख रहे हैं कि जो अब सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है। लोग वापस अब नौकरी करने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो लोग अपने घर चले गए थे छोटे शहरों में, वो अब वापस दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, बड़े शहरों में वापस लौट रहे हैं। आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं हायरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। आपके लिए खासतौर पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए, चूंकि बैंगलोर आपका एक बड़ा मार्केट है, आपका होम मार्केट है, किस तरह का आपने देखा है डिमांड एनवायरनमेंट, डिमांड ट्रेंड यहां से? देखिए, डिमांड ट्रेंड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर
इस क्वार्टर में भी देखे जो डिमांड ट्रेंड पिछले क्वार्टर में था वो मेंटेन्ड है। और देखिए हम अगर आप देखेंगे रिसेंट स्टडी जो एनारॉक ने की थी उसमें कहा था कि 60-65% जो सेल है वो 45 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होती है, और हम इसी सेगमेंट में हमारा 80% सेल इसी सेगमेंट में है। और डेफिनेटली हम साउथ इंडियन सिटीज में हैं, तो जहाँ पे ITS जो है वो मेजॉरिटी प्ले करता है होम बायर्स में, तो हमें लगता है कि ये डिमांड बनी रहेगी। और डेफिनेटली जो मैं कह रहा था कि ITS में जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है, मेरे को लगता है कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो कोई इशू नहीं होगी, और डिमांड जो है वो हाउसिंग की वो रहेगी। करेक्ट। आपका जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, वो जो पोर्टफोलियो है, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों में। जो डेटा हमारे पास है, आपकी जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो करीब 64% तक पहुंच गई है। एवरेज रूम रेवेन्यू जो है वो 78% के पास पहुंच गया है, प्री कोविड लेवल के आसपास। यहाँ से आगे अब जब हम देख रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, वेडिंग सीजन बढ़ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या टारगेट्स आपने रखे हैं अपने लिए? देखिए डेफिनेटली होटल्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मैं आपको अगर मैं बताऊं मई का भी, तो इनफैक्ट हमने जो भी पॉइंट्स जो आपने कहा डिक्लेयर किए उसको हम सब क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली ऑक्यूपेंसी भी जो है वो प्री कोविड लेवल से बढ़ गई है, और ARR भी ओवरऑल प्री कोविड लेवल से बढ़ गए हैं। तो डिमांड बहुत अच्छा ही है, और मेरे को लगता है ये डिमांड आगे सस्टेन करेगी। हमें एक्सपेक्ट है कि हम इस साल में, जो पिछले साल में हॉस्पिटैलिटी जो था उससे 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ हम इस साल दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स की अगर बात कर सकें, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में अभी हैं, कौन सी कैटेगरी में, चाहे वो अफोर्डेबल हो, मिड इनकम हो, कहाँ पर अभी आपका फोकस है? देखिए हमारा 8.3 मिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग है, और मेनली वो सारे मिड इनकम ग्रुप में है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी हम थोड़ा बहुत लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब तक अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख की लिमिट नहीं बढ़ेगी, इट इज वो बहुत डिफिकल्ट है उस एरिया में प्रॉफिट कमाना, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो हमारा ज्यादातर टारगेट जो है वो मिड इनकम हाउसिंग में है, और ज्यादातर लॉन्चेस हमारे बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में वही होंगे। ओके, लैंड बैंक की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आपके पास जाहिर तौर पर दक्षिण भारत में बड़ा लैंड बैंक है, गिफ्ट सिटी में, गुजरात में आपके पास एक बड़ा हिस्सा है। कोई और प्लान्स यहाँ पर, कोई नए एक्विजिशन आप करना चाह रहे हैं दक्षिण भारत के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में? नहीं, देखिए दक्षिण भारत के अलावा हम कहीं भी एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये तीनों सिटीज जो हैं इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देखिए चेन्नई में हम वैसे भी नंबर 1 हो गए हैं, जितना कि हमने लैंड एक्वायर, वहां पे काफी लैंड एक्वायर हमने करी है। बेंगलोर में हमारा कंटिन्यूअस लैंड एक्विजिशन चलता रहा, और हैदराबाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना लैंड एक्वायर कर सके। तो हम इसी 3 सिटीज में अभी जो है वो पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो अभी हम और किसी सिटी में जाना नहीं चाहते हैं, बट हाँ जनरली हमने QIP भी रेज किया था, तो एग्रेसिव लैंड बाइंग हमारे यहाँ चल रही है। बिकॉज हमारा अगर आप देखें रेजिडेंशियल सेल्स की CAGR ग्रोथ जो है वो करीबन 28% है। तो उसी को देख के, और जिस हिसाब से रियल एस्टेट की साइकिल इस बार टर्न अराउंड हुई है कोविड के बाद, तो उस हिसाब से हमारी लैंड बाइंग चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय में, और आने वाले समय में ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि जो रिजर्व बैंक ने स्टेप्स लिए हैं, यहाँ पर अब ज़्यादा होम लोन दे पाएंगे कोऑपरेटिव बैंक, उससे कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर के लिए शायद सिचुएशन बेटर हो सकती है। लेकिन स्टॉक आपके सामने